जिसमें दंगाइयों की भीड़ है, वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी चाहे तार जलाए हो चाहे गाड़ियां जलाई हो, सबके सब पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है। लेकिन कुछ और फुटेज है वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पांव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने, और उन लोगों को जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होगी, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे। तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। इस तरीके की चीजें पत्थर चलाए, जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूंगा। लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल्ड हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब DIG सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तब मैं DIG सर के साथ रहूंगा और इनको ADM साथ, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। ये लोग एकता चौकी वाली गली की ओर निकल गए और हम जो एक रात की मस्जिद वाली रोड है, उसके ऊपर हमने एरिया जो एक तरह से एरिया को पुनः अपने कब्जे में लिया, जो पहले जो बलवा कर रहे थे उन लोगों के। सर जफर अली ने एक आप अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इशू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आगे पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे। हम पुलिस, एक UP पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ दी लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किस क्रम में उनके द्वारा जो विरोधाभास स्टेटमेंट दिए गए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए उनको बुलाया गया है और उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई ऐसी बात है। ठीक है सर, लेकिन वो एक पक्षकार है, उनको इस तरह घर से लाना पूछताछ के लिए, तो क्या इससे जो पूरे प्रोसेस है वो और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं,
तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि बाइक को पुलिस फेंका। ने गाड़ियों को तोड़ा है, तो पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहाँ खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज़्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेल्फ के बारे में कोई पता नहीं था। आप सोच के देखिए, यदि आप रात भर जगे रहे तो क्यों जगे रहे थे जब आपको पता नहीं था। इन्होंने पहले बोला मुझे पता नहीं था और मुझे रात भर तैयारी करनी थी, तो दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जब आपको 23 तारीख को शाम को सूचना मिल चुकी थी, इसीलिए आप पूरी रात जगे और आपने तैयारी की होगी। इसके बाद जो आगे की चीज़ है वो कप्तान साहब बताएंगे और प्रश्न होंगे तो हम लेंगे। कि अनुमति दी गई थी वो गलत है। जो इन्होंने एक बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता स्वयं को। मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे हैं, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से 5:30 के बीच जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसलिए हमें शाम को पीछे करने की कोई उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है।
आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। आज हमने सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:38 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए, और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है